गुड आफ्टरनून। जैसा कि हम लोग देख रहे थे कल के लेक्चर में क्लाइमेट पढ़े थे, है ना, जिसमें हम लोग बेसिक चीज़ों को सीखा था। वेदर के बारे में समझे, क्लाइमेट के बारे में समझे, एटमॉस्फेयर क्या होता है, उसके कितने लेयर हैं, है ना, टेम्परेचर कैसे इक्वेटर से दूर जाने पे पोल के तरफ कैसे चेंज होता है ना। वेदर का डिफिनीसन देखा, क्लाइमेट का डिफिनीसन देखा, है ना। क्लाइमेट और वेदर के डिटरमाइनिंग फैक्टर्स के बारे में आज देखेंगे, है ना। लेकिन इसमें हम लोग डिफिनीसन में ये देखा कि वेदर और क्लाइमेट में डिफरेंस क्या है ना। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो डिटरमाइनिंग फैक्टर्स ऑफ क्लाइमेट है ना। उसके बाद हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ प्रेसिपिटेशन। और जब भी हम क्लाइमेट का स्टडी करेंगे, आपको पहले वाले भी लेक्चर में मैं बताया था कि ह्यूमन इंटरफियरेंस को निग्लिजिबल माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि हमारे नेचर में, हमारे इन्वायरमेंट में ह्यूमन का इंटरफियरेंस बिल्कुल नहीं है ना। और इस आइडियल कंडीशन को मान करके हम क्लाइमेट का स्टडी करते हैं। चलिए, तो अब हेडिंग डालते हैं, क्या, डिटरमाइनिंग फैक्टर्स ऑफ क्लाइमेट। डिटरमाइनिंग फैक्टर्स ऑफ क्लाइमेट, है ना। कल भी हम लोगों ने बात किया था कि क्लाइमेट हो या वेदर हो, डिटरमाइनिंग फैक्टर सेम है, लेकिन केवल और केवल किसके बेस पे डिफरेंस आता है इसमें, टाइम और स्पेस के बेस पे डिफरेंस देखा जाता है ना। चलिए, तो डिटरमाइनिंग फैक्टर्स में कौन कौन से फैक्टर्स हैं ये देखते हैं। टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, लैटिट्यूडिनल एक्सटेंट, अल्टीट्यूड, इसी में है आगे, रिलीफ, डिस्टेंस फ्रॉम सी, या इसको एक और वर्ड के नाम से जाना जाता है, एक और सब्स्टिट्यूट के रूप में यूज करते हैं, कॉन्टिनेंटलिटी। कॉन्टिनेंटलिटी। लास्ट है ओशियानिक करंट। ठीक है, अब हम देखेंगे क्लाइमेट में टेम्परेचर क्या एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, प्रेशर कैसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ह्यूमिडिटी का क्या इम्पॉर्टेंट रोल है, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट क्या रोल प्ले करता है, अल्टीट्यूड, रिलीफ, डिस्टेंस फ्रॉम सी और ओशियानिक करंट, है ना। ये सारा का सारा एक डायग्राम में हम क्लियर करेंगे, देखेंगे, है ना। चलिए, आप इसको नोट कर लीजिएगा, इसको हम रफ करेंगे, ठीक ना। टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, अल्टीट्यूड, रिलीफ,
डिस्टेंस फ्रॉम सी या कंटिनेंटलिटी, और लास्ट क्या है, ओशियानिक करंट। ठीक ना। चलिए अब एक डायग्राम के बेस पे हम इसको समझेंगे। ठीक ना। ये हमारा अर्थ है। अर्थ को मिड से इक्वल पार्ट में डिवाइड करने वाली इमेजिनरी लाइन, जिसको हम पहले भी पढ़ चुके थे, है ना, इक्वेटर। थर्टी डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री साउथ, 60 डिग्री नॉर्थ, 90 डिग्री नॉर्थ, 60 डिग्री साउथ एंड 90 डिग्री साउथ, है ना। ये सारे लैटिट्यूडनल लाइंस हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जो एक आइडियल कंडीशन है, उस आइडियल कंडीशन में सोलर रेडिएशन डायरेक्ट हीट करता है कहाँ पे, इक्वेटर पे, और पोल जो हीट रिसीव करता है, जो सोलर रेडिएशन रिसीव करता है, वो स्लैंटली रिसीव करता है। हमने पहले भी पढ़ चुका है ना। तो कहीं ना कहीं जो पोल हीट रिसीव कर रहा है, सोलर रेडिएशन को रिसीव कर रहा है, आपको डायग्राम से देख करके क्लियर होगा कि एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है, और प्लस एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट मिक्सचर ऑफ गैसेस डस्ट पार्टिकल एंड वाटर वेपर्स के माध्यम से हीट क्या कर लिया जाता है, रिसीव कर लिया जाता है, जिसकी वजह से पोल पे टेम्परेचर क्या है, कम है ना। ये दोनों ही हेमिस्फेयर में ये देखने को मिलेगा आपको। ठीक है। डायरेक्ट रिसीव करने वाला इक्वेटर, जहाँ पे टेम्परेचर क्या है, हाई है ना। अब आपको बताया था कि अर्थ सराउंडेड बाई मिक्सचर ऑफ गैसेस, है ना। तो बहुत सारे लेयर्स हैं अर्थ के। सराउंडेड में किसके लेयर हैं, एयर्स के, है ना। किसके, लेयर ऑफ गैसेस के, है ना। क्या है, गैसेस के लेयर हैं। तो फर्स्ट जो लेयर है उसका नाम है क्या, ट्रोपोस्फेयर। और हमको इस क्लाइमेट में ट्रोपोस्फेयर के बारे में ही पढ़ना है ना। इसके बारे में हम डिस्कशन कर चुके थे, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, है ना। इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन कर चुका है। केवल और केवल इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल है ट्रोपोस्फेयर का। अब हम देखेंगे कि इक्वेटर के आसपास टेम्परेचर हाई होने की वजह से यहाँ पे अर्थ सरफेस के कांटेक्ट में चलने वाली हवाएं क्या होंगी, गर्म होंगी, हीट होंगी, है ना। हीट होंगी तो कहाँ उठेंगी, ऊपर, और ऊपर कहाँ तक उठ के जाती हैं ये, ट्रोपोस्फेयर तक। कहाँ तक, ट्रोपोस्फेयर तक। ठीक है। और जैसे जैसे आप अर्थ सरफेस से ट्रोपोस्फेयर तक जाएंगे, टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज होता है ना। क्या होता है, टेम्परेचर डिक्रीज होता है। अब यहाँ पे एक डायग्राम से समझिएगा। अर्थ है, ये ट्रोपोस्फेयर है। ठीक। अब क्या है, जो डस्ट का पार्टिकल्स है ना, जो भी चीज़ें हैं डस्ट पार्टिकल, जैसे जैसे आप ऊपर जाइएगा तो कंसंट्रेशन में कमी आती है ना।
क्यों आती है? क्योंकि एक स्मॉल जी जो आप फिजिक्स में पढ़ते हैं, है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड अदर बॉडीज, है ना, तो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, ग्रेविटी बोलते हैं, और ये ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो डस्ट पार्टिकल है उनका कंसंट्रेशन अर्थ सरफेस पे ज़्यादा है, और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे ग्रेविटी की मान कम, वैल्यू कम होगी, जिसकी वजह से यहाँ पे डस्ट पार्टिकल्स को अपने तरफ अट्रैक्ट करने का पावर कम होगा, कम खींच पाती है ना, तो यहाँ पे ज़्यादा है। और सोलर रेडिएशन जो आता है उसको रिसीव करने के लिए जहाँ पे ज़्यादा डस्ट पार्टिकल्स होंगे वहाँ पे सोलर रेडिएशन क्या होगा, ज़्यादा रिसीव करेंगे, हीट ज़्यादा होगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, है ना, तो इसलिए अर्थ सरफेस के पास, अर्थ सरफेस पे टेम्परेचर क्या है, ज़्यादा है, और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे टेम्परेचर विल डिक्रीज। ये बात समझ में आई? हाँ, चलिए, तो यहाँ पे हवा जब गर्म हुई, अर्थ सरफेस का टेम्परेचर ज़्यादा है, यहाँ पे चलने वाली हवाएं भी क्या होंगी, गर्म होंगी। गर्म होने के बाद एयर का फीचर है कि गर्म हवाएं क्या होती हैं, हल्की होती हैं, है ना, लाइटली होती हैं, और ऊपर उठती हैं। ऊपर उठ के कहाँ जाएगी, ट्रोपोस्फेयर के पास। आपको बताया ट्रोपोस्फेयर के पास जाइएगा तो टेम्परेचर डिक्रीज होता है, तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या हो गया, कम है। यहाँ पे तो आपको दिखाई दिया टेम्परेचर ज़्यादा। जब यहाँ से हवा ऊपर उठेगी तो लो प्रेशर क्रिएट करेगा, है ना, क्या होगा, लो प्रेशर क्रिएट होगा। कैसे? जैसे मान लेते हैं क्लासरूम में कम से कम 50 बच्चे बैठे हैं, है ना, 50 में से 30 को उठा के बाहर फेंक दिया। क्लासरूम में 20 बच्चे हैं, 20 का प्रेशर पड़ेगा। अभी जब तक 50 थे, 50 का क्लासरूम में प्रेशर पड़ रहा था, यानी प्रेशर ज़्यादा था, बच्चों का प्रेशर ज़्यादा था। जैसे ही 30 को बाहर किया, क्लासरूम का प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। और लेकिन ये 30 बच्चे जहाँ पे जाएंगे वहाँ पे क्या करेंगे, प्रेशर बढ़ा देंगे, है ना। तो जैसे ही ये ट्रोपोस्फेयर में जाते हैं वहाँ पे प्रेशर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, हाई प्रेशर क्रिएट हो गया। ठीक है, अब क्या है, ये अंडरस्टूड है कि जहाँ पे टेम्परेचर हाई होगा वहाँ अर्थ सरफेस पे पाए जाने वाले वाटर बॉडी क्या होंगे, हीट होंगे, है ना, हीट होंगे। तो वाटर जो है, वाटर वेपर के रूप में उठेगा, और इन्हीं वार्म विंड के माध्यम से ऊपर जाते हैं, और ऊपर जाने के बाद जब टेम्परेचर डिक्रीज होता है, कम होता है, तो यही वाटर वेपर कंडेंसेट होकर के किस में कन्वर्ट होते हैं, वाटर ड्रॉपलेट के रूप में कन्वर्ट होते हैं। और वाटर ड्रॉपलेट कन्वर्ट होने के बाद यही जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, ये किस में, यही जो डस्ट पार्टिकल्स हैं ये न्यूक्लियाई का काम करता है ना, और ये न्यूक्लियाई हैवी होकर के प्रेसिपिटेशन के रूप में नीचे आते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे जैसे ही ये पानी वाटर वेपर के रूप में आता है, वार्म विंड वार्म होता है, यहाँ पे क्लाउड फॉर्मेशन होता है। क्या होता है, क्लाउड का फॉर्मेशन होता है। और जैसे ही डस्ट पार्टिकल्स के साथ वाटर वेपर वाटर ड्रॉपलेट में कन्वर्ट होते हैं, ये प्रेसिपिटेशन के साथ अर्थ सरफेस पे नीचे आ जाते हैं, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे बारिश हुआ। अब यहाँ पे देखिएगा, जैसे ही ये हवाएं ठंडी होती हैं, क्या हुआ, गर्म थी ऊपर गई, टेम्परेचर कम है, ठंडी हुई, ठंडी होकर के हैवी होंगी, तो ये क्या होंगी, भारी होंगी। हैवी होने का मतलब कहीं ना कहीं ये भारी है। दो डायरेक्शन में ट्रोपोस्फेयर के लोअर लेयर में ये क्या हो जाती हैं, स्प्रेड हो जाती हैं, मूव कर जाती हैं, फैल जाती हैं, ठीक। लेकिन अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये अगर ठंडी हवा है, ट्रोपोस्फेयर में फैल रही है, तो कहीं ना कहीं अगर हम ये कहें, इन हवाओं को चल करके कहाँ आना चाहिए, पोल पे, और पोल के पास नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में आना चाहिए, है ना। लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये क्या होता है, स्टडी में पाया गया कि ये हवाएं जो हैं, विंड हैं, हल्की ठंडी होकर के भारी होती हैं, है ना, कोल्ड विंड नीचे के तरफ 30 डिग्री के आसपास दोनों ही हेमिस्फीयर में नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ जाती हैं, ठीक। लेकिन क्यों आती हैं, तो इसके पीछे रीजन है, ऐसा नहीं होता। ये जो आपको दिखाया कि हल्की होंगी, ठंडी होकर के पोल के तरफ आती हैं, ऐसा होता नहीं है। ऐसा हो सकता था,
लेकिन होता क्या है, ये 30 डिग्री के आसपास नीचे बैठ जाती हैं, है ना। तो नीचे बैठने के पीछे रीजन क्या है, तो यहाँ पे एक फोर्स है। एक तो पहला चीज, अर्थ अपने एक्सिस के अलॉन्ग क्या करता है, रोटेट होता है, हाँ, रोटेशन होता है। और दूसरी चीज, रोटेशन की वजह से ही एक स्यूडो फोर्स जनरेट होता है। कौन सा फोर्स, स्यूडो फोर्स, दिखता नहीं है ना। ये स्यूडो फोर्स ही क्या कहलाता है, कोरियालिस फोर्स, है ना। और ये कोरियालिस फोर्स क्या करता है, विंड के डायरेक्शन को चेंज करता है ना, विंड के डायरेक्शन को डिटरमाइन करता है। तो अगर हम ये कहें कोरियालिस फोर्स इक्वल टू 2V साइन थीटा। अब थीटा की वैल्यू अगर हम 0 डिग्री इक्वेटर पे बात करें तो 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। 2V, V क्या है यहाँ पे, V जो है विंड की वेलोसिटी है ना। तो कोरियालिस फोर्स इक्वेटर के आसपास क्या हो गया, 0। सेम इसी तरीके से अगर देखें कोरियालिस फोर्स 2V साइन 90 डिग्री, यानी कि किसी भी पोल की बात कर रहे हैं, है ना। तो साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1 2V, यानी कि कोरियालिस फोर्स जो है पोल के पास क्या होगा, मैक्सिमम होगा, है ना। ठीक, तो इस पे एक टेक्निकली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, एनडीए सीडीएस यूपीएससी में भी पूछा जाता है कि इक्वेटर के आसपास किसी भी कंट्री में जब क्रिकेट मैच होता है, बॉलर बॉलिंग करता है, बॉल स्विंग नहीं होती, क्यों नहीं होता है, तो इसके पीछे यही रीजन है ना। कोरियालिस फोर्स क्या है यहाँ पे, निग्लिजिबल है ना। और जैसे जैसे लोअर लैटिट्यूड से हायर लैटिट्यूड के तरफ हम मूव करेंगे वैसे वैसे कोरियालिस फोर्स की वैल्यू बढ़ती जाएगी, यानी कि विंड के डायरेक्शन का पैटर्न क्या होगा, अच्छा, यानी कि अच्छा दिखाई देगा, है ना, सर्कुलर शेप में दिखाई देगा। जैसे जैसे आप लोअर लैटिट्यूड से हायर लैटिट्यूड के तरफ जाएंगे विंड का डायरेक्शन ठीक ठाक दिखाई देता है, पैटर्न अच्छा दिखाई देता है। ठीक, अब यहाँ पे 30 डिग्री के आसपास जो हवाएं ट्रोपोस्फेयर से नीचे उतरी तो कहीं ना कहीं टकरा करके अर्थ सरफेस पे 2 डायरेक्शन में मूव कर जाएंगे, है ना। अब क्या है, पोल के तरफ से आने वाली हवा 60 डिग्री के तरफ और 30 डिग्री साउथ हो या नॉर्थ हो, वहाँ से 60 डिग्री नॉर्थ या साउथ के तरफ आने वाली हवाएं दोनों क्या होंगी, टकराएंगी, है ना, कोलाइड होंगी। अब इसमें क्या है, अगर हम आपसे पूछें कि 30 डिग्री से 60 डिग्री के तरफ आने वाली हवा, 90 डिग्री से 60 डिग्री के तरफ आने वाली हवा, दोनों में टेम्परेचर ज़्यादा किसका होगा, तो आपको पता है कि 30 डिग्री से जो 60 डिग्री के तरफ विंड आ रही है उसका क्या है, टेम्परेचर ज़्यादा है। 90 डिग्री पे क्या है, टेम्परेचर ऑलरेडी क्या दिखाया गया है, लो दिखाया गया है ना। और लो होने की वजह से यहाँ से पोलर विंड चलती हैं और पोलर विंड की वजह से ये ठंड क्या है, इस विंड का नेचर क्या है, कोल्ड विंड होगी। कोल्ड विंड और वार्म विंड जब टकराती हैं तो यहाँ पे क्या बनता है, फ्रंट बनता है ना। और ये फ्रंट वार्म विंड कोल्ड विंड को नीचे दबा करके ऊपर उठ जाती है ना। दोनों ही हेमिस्फीयर में ये फेनोमेना होता है, ऊपर उठेगी, वही दशाएं, वही कंडीशन फिर होगा, वही बेसिक चीज़ें हो रही हैं, है ना। क्या हो रहा है, अपने साथ गर्म हवा है, अपने साथ क्या लेकर जाएगी, वाटर वेपर को लेकर के जाएगी। फिर वही बोल बच्चन जो यहाँ पे बताया कि वाटर कंडेंसेट होगा, वाटर ड्रॉपलेट के रूप में कन्वर्ट होगा, है ना। वाटर वेपर कंडेंसेट होकर के वाटर ड्रॉपलेट के रूप में कन्वर्ट होगा और साथ ही साथ क्लाउड का फॉर्मेशन करेगा प्रेसिपिटेशन के रूप में, वही वाटर ड्रॉपलेट नीचे आ जाएंगे। दोनों ही हेमिस्फीयर में ये चीज़ें हो रही हैं, ठीक ना। और जहाँ पे हवा ऊपर उठी है ना, वहाँ पे लो प्रेशर, और जहाँ पे गई है वहाँ पे क्या, हाई प्रेशर जनरेट की, है ना।
तो यहाँ पे अगर हम बात करें, जो हवा ऊपर उठी है यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट करेगा, और जहाँ पे गई वहाँ पे हाई प्रेशर जनरेट होगा। है ना। अब ये हवाएं फिर क्या होंगी, ठंडी होंगी, ठंडी होकर के दो डायरेक्शन में मूव कर जाएंगी, ठीक ना। अब क्या होगा, ठंडी हवा नीचे उतरेगी पोल के तरफ। ये क्या है, साइकिल है ना। टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से, प्रेशर डिफरेंस की वजह से वाटर एंड विंड का सर्कुलेशन हो रहा है ना। पहले ही हम क्लाइमेट में बताए थे कि क्लाइमेट का जो हिंदी शाब्दिक अर्थ है जल वायु, है ना। तो यहाँ पे आपको दिख गया वाटर एंड विंड का सर्कुलेशन हो रहा है टेम्परेचर और प्रेशर के डिफरेंस की वजह से, है ना। अब क्या है, यहाँ पे देखिए विंड जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, ट्रोपोस्फेयर से अर्थ सरफेस की तरफ आ रही है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे लो प्रेशर जनरेट होगा, और अर्थ सरफेस के आसपास 30 डिग्री पे क्या होगा, हाई प्रेशर जनरेट होगा। पोल पे टेम्परेचर लो होने की वजह से ऑलरेडी क्या है, हाई प्रेशर। सेम इसी तरीके से यहाँ पे हाई प्रेशर, लो प्रेशर, पोल पे क्या होगा, हाई प्रेशर, है ना, लो प्रेशर। तो आपको एक चीज़ बताऊं, जैसे आप फिजिक्स में पढ़े होंगे, है ना, टेम्परेचर का ट्रांसफ़र किधर से किधर होता है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ। कंसंट्रेशन हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ। सेम उसी तरीके से विंड भी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है ना। तो यहाँ पे अगर हम देखें, जहाँ जहाँ पे हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर, लो प्रेशर के तरफ देखिए विंड का सर्कुल मूवमेंट दिखाया गया है यहाँ पे, है ना। ऊपर देख लीजिए हाई प्रेशर से लो प्रेशर के तरफ हवाएं मूव कर रही हैं। हाँ, चलिए, और ये है क्या, एक आइडियल कंडीशन है। क्या है, आइडियल कंडीशन। ऐसा वास्तव में होता नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में विंड का सर्कुलेशन हो रहा है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, फिर सदर्न हेमिस्फीयर में, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, है ना, क्लॉकवाइज। यानी कि आपको दिख रहा है 1 2 3 सेल्स नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, 1 2 3 सेल्स सदर्न हेमिस्फीयर में दिख रहे हैं आपको, है ना। तो इक्वेटर के आसपास जो सेल बना हुआ है उस सेल का नाम है हेडली सेल। बीच में जो 60 डिग्री से 30 डिग्री नॉर्थ या साउथ में बनता है उसका नाम है हेरल सेल, है ना। यहाँ पे हेडली सेल, हेरल सेल, और लास्ट में 60 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 90 डिग्री नॉर्थ के बीच में पोलर सेल, है ना, पोलर सेल, ठीक। अब यहाँ पे एक चीज़ और बताऊंगा, है ना। जहाँ पे देखिए 30 डिग्री के आसपास नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो या सदर्न हेमिस्फीयर हो, ट्रोपोस्फीयर के लोअर लेयर में विंड क्या हो रही है, आपस में कोलाइड हो रही हैं, टकरा रही हैं, है ना। देखिए यहाँ पे डायरेक्शन, विंड का डायरेक्शन दोनों एक दूसरे के क्या आ रही हैं, क्लोज आ रही हैं, टुवर्ड ईच अदर, है ना। यहाँ पे टकराने की वजह से, है ना, विंड को टकराने की वजह से एक डिस्टरबेंस क्रिएट होता है ना। विंड के टकराने की वजह से डिस्टरबेंस क्रिएट होता है। और जैसे कि मान लेते हैं एक तालाब है, तालाब में आप एक कंकड़ फेंक दीजिए, पत्थर फेंक दीजिए, है ना। तो ऐसे ऐसे डिस्टरबेंस क्रिएट होता है ना। और यही डिस्टरबेंस एक वेव जनरेट करता है। तो ये जो डिस्टरबेंस है जिगजैग मोशन में लोअर लेयर में, यानी कि ट्रोपोस्फीयर के लोअर लेयर में मूव करता
है ना। और इसी को हम कहते हैं राजवी वेव, है ना। क्या है ये? राजवी वेव। और इसी राजवी वेव को जेट स्ट्रीम के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? जेट स्ट्रीम के नाम से जाना जाता है ना। और ये जेट स्ट्रीम क्या पूरे वर्ल्ड लेवल पे क्लाइमेट में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। और ये दोनों ही हेमिस्फीयर में पाए जाते हैं, ठीक। कहाँ पे पाए जाते हैं? तो ये 30 डिग्री के आसपास ट्रोपोस्फीयर के लोअर लेयर में पाए जाते हैं, ठीक। अब एक क्वेश्चन उठता है कि जिस तरीके से हमने एक इस आइडियल कंडीशन में देखा कि बारिश कहाँ कहाँ पे हो रही है, 0 डिग्री पे, 60 डिग्री पे, है ना। सदर्न हेमिस्फीयर में भी 0 डिग्री और 60 डिग्री पे। और यहाँ पे जो दिखाया, ये जो ब्लैक कलर का दिखाया हूँ, यहाँ पे जब वार्म विंड और कोल्ड विंड मिलते हैं तो एक फ्रंट का निर्माण होता है। क्या बोलते हैं इसको? फ्रंट, है ना। ये फ्रंट है। अब क्या है, इस आइडियल कंडीशन के बेस पे देखा जाए तो इंडिया का जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है वो है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, है ना। तो इस आइडियल कंडीशन के बेस पे अगर बात करें तो कहीं ना कहीं इंडिया में बारिश नहीं होनी चाहिए, है ना। इंडिया में बारिश तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन क्या ऐसा होता है? नहीं होता है ना। ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जिस तरीके से क्लाइमेटिंग फैक्टर्स के बारे में देखें, डिटरमाइनिंग फैक्टर्स के बारे में, वहाँ पे कुछ ऐसे भी चीज़ें होती हैं जो लोकल लेवल पे अफेक्ट डालती हैं, ठीक है। जैसे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो यहाँ पे ये इंडिया है ना। यहाँ पे आपको वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, नॉर्थ में हिमालय, यहाँ पे सिंटैक्सियल बैंड यानी कि नॉर्थ ईस्ट हिमालय का पोर्शन कुछ है। यहाँ पे आपको अरावली देखने को मिल जाएगी और बीच में विंध्यन रेंज सतपुड़ा देखने को मिलेगा, है ना। ये सब क्या है? माउंटेन हिल है। साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आपको अरेबियन सी, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में बे ऑफ बंगाल और नॉर्थ में तिब्बत प्लेटू का एक इम्पॉर्टेंट रोल है, जो कहीं ना कहीं टेम्परेचर, प्रेशर और ह्यूमिडिटी तीनों ही प्रोवाइड कराते हैं और जिसकी वजह से क्या होता है, इंडिया में बारिश होती है ना। तो कहीं ना कहीं ये क्या चीज़ें हैं अभी जो हम देख रहे थे, ये एक आइडियल कंडीशन है। क्या है? आइडियल कंडीशन। और आप पढ़े भी होंगे केमिस्ट्री फिजिक्स में कि आइडियल कंडीशन, है ना, आइडियल कंडीशन डज नॉट एग्जिस्ट, है ना। यानी कि आइडियल कंडीशन होता कुछ नहीं है ना। केवल और केवल स्टडी करने के लिए हम एक आइडियल कंडीशन सपोर्ट करते हैं, है ना, सपोज करते हैं, हम कंसीडर करते हैं और उसी आइडियल कंडीशन के बेस पे हमने क्लाइमेट के बारे में स्टडी किया। अब इसी डायग्राम को नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, एक प्लेन पोर्शन पे ड्रा करेंगे और उसको समझने का प्रयास करेंगे, है ना।
तो जिस तरीके से ये डायग्राम है, इस डायग्राम को समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर ये डायग्राम नहीं समझ में आएगा तो इसको और भी इजी वे में ड्रा करके कल वाले क्लास में यानी कि नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको और भी सिंप्लीफाई करके समझाने का प्रयास करेंगे, है ना। और इस डायग्राम में अगर कोई डाउट होगा तो आप इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, है ना। लेकिन मैं प्रयास करूंगा कि नेक्स्ट लेक्चर जब भी होगा उसमें इस डायग्राम को सिंप्लीफाई वे में आपको समझाने का प्रयास करूंगा, ठीक ना। चलिए, थैंक यू।